Today we are going to start our next topic, that is transpiration. What is transpiration? Basically, transpiration is a process in which water loses its water from its leaves into the surrounding. प्लांट जो है अपनी बॉडी से वाटर लूज करता है, वाटर रिलीज होता है प्लांट की बॉडी से सराउंडिंग एयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. प्लांट में होल्स होते हैं, लोअर स्किन पर ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, अपर स्किन पर बहुत ही कम होते हैं. वो जो होल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, एक सिंगल होल को स्टोमा और बहुत सारे होल्स को कलेक्टिवली स्टोमेटा कहते हैं. तो स्टोमेटास के थ्रू प्लांट की बॉडी से वाटर रिलीज होता है एयर में, सराउंडिंग एयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन. प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. Plant loses water from its leaves into the surrounding air. This is called transpiration. और ये किसके जरिए होती है? थ्रू स्टोमेटा होल्स के जरिए. आपको पता है 2 गार्ड सेल्स ने सराउंड किया होता है इन होल्स को, और ये जो होल्स हैं ये कहलाते हैं स्टोमा, सिंगुलर स्टोमा. अगर बहुत सारे होल्स हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 होल्स दिखाएं, तो ये सारे होल्स कहलाएंगे स्टोमेटा. और अगर आप एक सिंगल होल की बात करेंगे तो एक सिंगल होल कहलाता है स्टोमा. इन स्टोमेटा के जरिए वाटर रिलीज होता है. जब वाटर का प्रेशर प्लांट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. प्रेशर इंक्रीज होने पर स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में. किसके फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में. लेकिन जब सारा वाटर रिलीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए स्टोमेटास क्लोज हो गए हैं. तो जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वाटर रिलीज आउट हो जाता है, तो स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं. ट्रांसपायरेशन बेसिकली प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रोसेस है. गर्मियां भी होती हैं, सर्दियां भी होती हैं, हम ह्यूमंस भी पर्सपिरेशन करते हैं, स्वेटिंग होती है, हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं. ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट की बॉडी का भी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कब जो है ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होती है, किन किन फैक्टर्स पर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा. सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी कि वार्म डेज होंगे तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ जाएगी. टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे. तो वार्म डेज में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट देखिए विंडी डेज. जब विंडी डेज होते हैं, विंड यानी कि हवा चल रही है बहुत ज्यादा, उन डेज में भी ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है. जब हवा चल रही होती है तो पानी जल्दी ड्राई हो जाता है, हवा के थ्रू वाटर के जो वेपर्स हैं वो ब्लोन अवे हो जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन का रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है. तो विंडी डेज में भी ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप. स्टोमेटास ओपन होते हैं और उनमें से जैसे ही वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं वो एयर के साथ ब्लोन हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन प्लांट में स्टार्ट हो जाती है. ह्यूमिडिटी. ड्राई डेज में क्या होता है, ह्यूमिड डेज में क्या होता है? ह्यूमिड डेज में जो है वो वाटर जो एयर है वो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर के वेपर्स को होल्ड कर ले. तो जब एयर ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहती है तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है. प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर रिलीज करना शुरू कर देता है और ह्यूमिड एयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है. नेक्स्ट आइए टाइम ऑफ डे, यानी कि दिन के वक्त स्टोमेटास ओपन होते हैं. बहुत सारे प्लांट्स में दिन के वक्त डे टाइम में स्टोमेटास खुले रहते हैं. तो स्टोमेटास के ओपन होने की वजह से डे टाइम में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज रहता है. ये आपके 4 फैक्टर्स थे, 4 इफेक्ट्स थे जिनमें ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाती है. 1 इज टेम्परेचर, सेकंड इज विंड, थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी और फोर्थ वन इज टाइम ऑफ डे. नेक्स्ट आप ये फिगर देख रहे हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम की, कि ये कैसे बेसिकली हो रहा है. ट्रांसपायरेशन stream is basically the flow of water in the xylem tube from roots to the leaves. ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम बेसिकली वाटर का फ्लो है. आपको पता है वाटर किस ट्यूब में फ्लो करता है? जाइलम ट्यूब में. वाटर फ्लो करता है जाइलम ट्यूब में और फूड फ्लो करता है फ्लोएम ट्यूब में. जाइलम ट्यूब में वाटर
फ्लो करता है। तो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो है वो वाटर का फ्लो है जाइलम ट्यूब में, और ये रूट से लीव्स की तरफ होता है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ जाइलम ट्यूब फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये रूट का स्ट्रक्चर आपको बताया गया, ठीक है। रूट्स में क्या हो रहा है, रूट्स ने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं, ये आपका स्टेम का स्ट्रक्चर है। तो जाइलम ट्यूब में वाटर आता है और स्टेम के जरिए होता हुआ लीव्स में जाता है, और लीव्स के ये स्टोमेटास दिखाए हुए हैं जो गार्ड सेल से यहाँ प्रोटेक्टेड है। इनके थ्रू वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एयर में रिलीज आउट हो जाता है और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करता है। जब इन स्टोमेटास से वाटर रिलीज हो रहा है तो एक प्रेशर डेवलप होता है, और ये प्रेशर जो है वो जाइलम ट्यूब को फेवर करता है कि जाइलम ट्यूब जो है वो फोर्स करता है उन्हें कि और ज्यादा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करे। तो वाटर सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू और एब्जॉर्ब होता है और स्टेम से होता हुआ लीव्स में जाता है, फिर स्टोमेटास के जरिए रिलीज आउट हो जाता है। रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है रूट्स पर हेयर्स से मौजूद होते हैं, रूट हेयर्स जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लांट को होल्ड भी करवा रहे हैं सॉइल में। तो इन रूट हेयर्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है और पहुंचता है लीव्स तक। ये सब हो रहा है जाइलम ट्यूब में। जाइलम ट्यूब जैसे कि आपके स्ट्रॉज होते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो स्ट्रॉ होते हैं, डेड सेल्स हैं, जाइलम ट्यूब्स भी डेड सेल्स हैं। तो उनमें एक प्रेशर डेवलप होता है। जब पहले वाला पानी रिलीज हो गया तो प्लांट को पानी और चाहिए, तो वो प्रेशर डेवलप होता है और रूट के जरिए प्लांट और वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वो पुल होते हुए एक प्रेशर के जरिए पुल अप होता है और लीव्स में आता रहता है। तो रूट से लीव्स में वाटर आता रहता है। इस पूरी स्ट्रीम को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। वाटर का पुल करना रूट से लीव्स तक बाय जाइलम ट्यूब, ये जो स्ट्रीम है, ये जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है, ये कहलाता है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। नेक्स्ट आइए, सपोर्ट कैसे प्लांट को प्रोवाइड होती है, कौन सी चीजें प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली हम दो चीजों की बात करेंगे कि प्लांट को किन दो चीजों से, एक है वेन्स। अब वेन्स हमने लीव्स में पढ़ी थी कि लीव्स में वेन्स होती हैं, उसके अलावा वेस्कुलर बंडल को भी लीव्स कहा, वेन्स कहा जाता है। वेन्स हमने डिस्कस किया था कि लीफ का एक पार्ट है। वेस्कुलर बंडल को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज वेन्स। वेस्कुलर बंडल को भी वेन्स कहा जाता है। वेन्स जो है पूरे प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं प्लांट को। आपको पता है लीव्स को भी सपोर्ट चाहिए ताकि वो अबव द ग्राउंड स्टेम पर स्टेबल रहें और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते रहें। फ्लावर्स को भी जो है सपोर्ट चाहिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। आपको पता है पूरे प्लांट के स्टेम को, रूट्स को, हर पार्ट को सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या है? आपकी जाइलम ट्यूब्स और फ्लोएम ट्यूब्स कलेक्टिवली कहलाती हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स कलेक्टिवली कहलाती हैं वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल्स को हम वेन्स भी कहते हैं। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है प्लांट को वेस्कुलर बंडल का, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम है, और इसे हम कहते हैं वेन। Plants are supported by a framework of vascular bundle, also called veins. आपकी बुक में ये लाइंस मेंशन है, इसका यही मतलब है कि एक फ्रेमवर्क है वेस्कुलर बंडल जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम वेन्स भी कहते हैं। अब आप इस फिगर में देखिए, ये आपको एक प्लांट की फिगर दिखाई हुई है, ये रूट का पोर्शन है। रूट में ये जो वेन है, ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये मिड में प्रेजेंट होता है। ये रूट का स्ट्रक्चर है उसके मिड में, स्टेम में मिड में नहीं होता। आपका जो रूट का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम ट्यूब्स और फ्लोएम ट्यूब्स रूट के मिड में प्रेजेंट होती हैं। साइडों पे क्यों प्रेजेंट नहीं होती? क्योंकि उन्हें साइडों से इतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि सॉइल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, सॉइल ने इसे स्टिफ रखा हुआ है। अगर अबव द ग्राउंड से बाहर प्लांट है और सॉइल तो नहीं है, अबव द ग्राउंड तो सॉइल प्रोटेक्ट नहीं कर रही प्लांट को, तो प्लांट जो है वो विंड के जरिए गिर भी सकता है, टूट भी सकता है। तो प्लांट को अबव द ग्राउंड सपोर्ट चाहिए। बिलो द ग्राउंड तो सॉइल है सपोर्ट करने के लिए कि वो ना हिले, बट अबव द ग्राउंड तो सॉइल नहीं सपोर्ट कर रही, तो पूरे स्टेम को, उसकी लीव्स, फ्लावर को एक स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट ना
वैस्कुलर बंडल प्रोवाइड करता है जिसे हम वेन्स भी कहते हैं। अभी आप स्टेम देखें, स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है वो साइडों पे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक स्टेम है, ठीक है। मैं इसको अगर ऊपर से कट करके आपको दिखाऊं, ये मैंने ऊपर से स्टेम को कट किया है, तो इसमें सर्कुलर फॉर्म में गोल दायरे में वेस्कुलर बंडल वेन्स प्रेजेंट होती हैं। और इन वेन्स में आपको पता है जाइलम ट्यूब्स और फ्लोएम ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये लंबी लंबी इनमें जाइलम और फ्लोएम सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि एक हार्ड स्ट्रक्चर। जाइलम ट्यूब्स तो आपको पता है डेड सेल्स हैं, हार्ड होते हैं, तो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगी तो स्टेम को स्ट्रॉन्ग रखेंगी, अपनी पोजीशन पर स्टेबल रखेंगी, गिरने नहीं देंगी। इसी तरह आप आ जाइए लीफ पर। लीफ में वेस्कुलर बंडल स्प्रेड हुआ होता है, ये इस तरह वेन्स आपको पता है, बीच में मिडरिब है और यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, तो ये इसीलिए लीव्स फ्लैट होते हैं और वेन्स स्प्रेड होती हैं ताकि लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड हो। अगर लीव्स में इस तरीके से वेन्स ना हो और इन वेन्स में वेस्कुलर बंडल्स ना हो तो लीफ टूट जाएगा, विल्ट कर जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकेगा, अपनी शेप मेंटेन नहीं कर सकेगा। तो सपोर्ट जो है वो प्लांट को वेन्स प्रोवाइड करती हैं। वेस्कुलर बंडल प्लांट्स को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। वेस्कुलर बंडल प्लांट के लिए एक फ्रेमवर्क है जो इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए प्लांट को और सपोर्ट किस चीज से प्रोवाइड हो सकती है। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड होती है टर्जिट सेल से। अगर प्लांट के सेल्स टर्जिट हैं तो वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। अगर प्लांट के सेल्स फ्लैसिड हो जाए तो प्लांट भी मुरझा जाएगा, विल्ट कर जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर प्लांट के सेल फ्लैसिड हो जाए तो प्लांट मुरझा जाता है पूरा, उसके पत्ते, उसकी स्टेम, उसके लीफ सब कुछ मुरझा जाते हैं। अगर प्लांट जो है आपका प्रॉपर टर्जिट है तो देखिए उसका लीफ कितना फ्रेश और प्रॉपर है, अपनी शेप मेंटेन किए हुए है। तो बेसिकली टर्जिट सेल जो है एक इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि प्लांट सेल का टर्जिट होना बहुत जरूरी है। अब टर्जिट और फ्लैसिड सेल्स क्या होते हैं। जब एक प्लांट सेल वाटर इनटेक करता है, ऑस्मोसिस के जरिए एक प्लांट के सेल में वाटर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही वो प्लांट सेल में वाटर आएगा वो वैक्यूल में स्टोर होगा। आपको पता है प्लांट के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कि वाटर कंटेन करता है। तो ऑस्मोसिस के जरिए प्लांट सेल में वाटर आया और वैक्यूल में स्टोर हो गया। जैसे ही वैक्यूल में वाटर आता जाएगा तो वैक्यूल और बड़ा होता जाएगा, और ये वैक्यूल जो है, जो इसमें वाटर है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा सेल वॉल पर। आपको पता है प्लांट सेल के आउटर साइड जो होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एक केमिकल जिसकी सेल वॉल बनी हुई है, दैट इज सेलुलोज। एक कंपाउंड है सेलुलोज, सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। तो इस सेलुलोज की जो सेल वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर एक्सर्ट होने से प्लांट सेल हार्ड हो जाता है, टर्जिट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है। तो टर्जिडिटी जो है वो प्लांट के सेल को वाटर की मदद से मिलती है। जब प्लांट में वाटर होता है ज्यादा से ज्यादा तो उसका सेल टर्जिट होता है और वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक ब्रिक की तरह काम करता है। आप वॉल्स देखिए, वॉल ब्रिक्स से मिलकर बनती है। आपके घरों में भी जो वॉल्स हैं वो ब्रिक से मिलकर बनी है, तो एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन है उनका। अगर वॉल में ब्रिक्स ना हो तो आपकी वॉल तो वीक होगी, ठीक है। तो एक सिंगल ब्रिक की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ये जो सेल का एक प्लांट का सेल है वो टर्जिट है तो वो एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। अगर प्लांट में से वाटर रिमूव हो जाए, जैसे कि ट्रांसपायरेशन के जरिए रिमूव हो जाए और सॉइल से प्लांट और वाटर ना ले सके, सपोज आपकी सॉइल में भी वाटर नहीं है, आपने अपने प्लांट को पानी नहीं दिया हुआ, सॉइल में भी वाटर नहीं है, प्लांट के सेल से भी वाटर रिलीज आउट हो जाए तो प्लांट का सेल फ्लैसिड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ये देखिए जैसे कि ये आपको श्रिंक हुआ हुआ सेल नजर आ रहा है। पहले आपका सेल पानी था तो फूला हुआ था, टर्जिट था। जैसे उसमें से पानी रिमूव हो गया, उसे और पानी नहीं मिला तो प्लांट का सेल फ्लैसिड हो जाता है। अगर आपने इस पॉट को पानी नहीं दिया, अपने प्लांट के पॉट को, तो सेल प्लांट के फ्लैसिड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, चपटे से हो जाएंगे और प्लांट का सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और प्लांट कंप्लीटली विल्ट कर जाएगा। प्लांट के स्टेम, प्लांट के लीव्स मुरझा जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे। तो प्लांट, मिस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।